ये मेरे पूर्व जन्म की बात है। पूर्व जन्म में मैं एक बैरागी और ब्रह्मचारी साधु था। एक दिन मैं अपनी उपासना पूर्ण करके जा रहा था, तभी मैंने देखा कि एक स्त्री नदी में डूब रही है। वो मुझे सहायता के लिए पुकार रही थी। बचाओ, कोई बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। साधु बाबा, मेरी सहायता कीजिए, मुझे बचाइए साधु बाबा। देवी, मैं एक ब्रह्मचारी साधु हूँ। किसी स्त्री को स्पर्श करना भी मेरे लिए महापाप है। मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, परंतु मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ। आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास इतना अधिक समय नहीं है साधु बाबा। मैं बहुत देर से पानी में हाथ पैर मार रही हूँ। अब थक गई हूँ और मेरी हिम्मत भी जवाब दे चुकी है। कृपया आप ही मेरी सहायता कीजिए। मुझे क्षमा कर देना देवी, परंतु मैं अपना धर्म नहीं त्याग कर सकता। धर्म तो किसी असहाय की सहायता करने में होता है, परंतु आपको अपना व्यक्तिगत धर्म की चिंता है। मैं आपको श्राप देती हूँ साधु बाबा कि आप किसी बैल की तरह खड़े रहकर मुझे डूबते हुए देख रहे हैं, इसलिए आपको अगले जन्म में बैल का शरीर प्राप्त होगा। आप एक बैल बनकर अपने शरीर पर लदा हुआ सामान ढोएंगे और खेत में श्रम करेंगे। देखते ही देखते वो स्त्री नदी में डूब गई और मैं वहीं खड़ा उसे डूबता हुआ देखता रह गया। उसके श्राप के अनुसार इस जन्म में मैं बैल बन गया हूँ। मैं भी उसी की तरह उस दिन डूब जाता, परंतु आपके कारण मैं बच गया। बैल का शरीर प्राप्त होना ये मेरे पिछले जन्म का भाग्य है। अच्छा, तो ऐसा हुआ था, इसीलिए तुम बोल सकते हो। ठीक है, परंतु मित्र, आज केवल तुम्हारे कारण ही मैं बच पाया हूँ, नहीं तो पता नहीं वो भीमा मेरा क्या हाल करता। कुछ दिन बीत जाते हैं। रवि के बेटे रतन को बिल्लू से बहुत जलन होती थी। एक दिन रतन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तब पता नहीं माँ और बापू को उस बैल से इतना प्यार क्यों है। माना कि वो बाकी बैलों से अलग है, उम्दा तगड़ा है, लेकिन उसकी इतनी भी क्या तारीफ करनी। जब देखो तब उसके बारे में ही बोलते रहते हैं। पता नहीं मैं उनका बेटा हूँ या वो बिल्लू बैल। अरे वो सब छोड़, ये पी ले, सारे गम भूल जाएगा। सुरेश रतन को जवाब दे देता है। रतन शराब पीता है। धीरे धीरे उसे शराब की लत लग जाती है। पहले तो रतन के दोस्त उसे शराब पिलाते थे, लेकिन बाद में रतन घर से पैसे लेकर तो कभी चुरा कर शराब पीने लगता है। एक दिन, सुनिए जी, मैंने कल डिब्बे में पैसे रखे थे, अब वहाँ नहीं है, आपने लिए हैं क्या? नहीं, मैंने तो नहीं लिए हैं। पता नहीं कहाँ गए। कुछ दिनों से घर से पैसे गायब हो रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा। लगता है कुछ चोरी कर रहा है। मुझे तो रतन पे ही शक हो रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? माना कि रतन थोड़ा टेढ़ा है, पर वो चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, देखते हैं, आज चोर को रंगे हाथों पकड़ते हैं। फिर रात को सरिता सामने ही थोड़े पैसे रखती है और रवि और सरिता सोने का नाटक करते हैं। कुछ देर के बाद रतन आता है और दोनों को सोया हुआ समझकर वो पैसे उठा लेता है। तभी रवि और सरिता उसके सामने खड़े हो जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि चोर रतन ही है। रतन, मैंने कभी विचार नहीं किया था कि तुम चोरी भी कर सकते हो। इसे शराब की लत लगी है, इसीलिए ये चोरी कर रहा है। दे दो पैसे और चुपचाप सो जाओ। रवि रतन के हाथ से पैसे ले लेता है और रतन को सुनाकर सोने को कहता है। अगले कुछ दिनों तक रतन को पैसे नहीं मिलते और वो परेशान हो जाता है। एक दिन उसका दोस्त उसे मिलता है और कहता है कि वो सब दोस्त मजे करने के लिए दूसरे राज्य जाने वाले हैं, वहाँ पर बहुत मस्ती करने वाले हैं।
लेकिन वहाँ जाने के लिए उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। क्या करूं, कहां से पैसों का प्रबंध करूं? बापू तो मुझे पैसे नहीं देंगे, अब क्या करूं? रतन सोच रहा था कि तभी उसकी नजर बिल्लू बैल पर पड़ती है। हाँ, ये सही है। इस बैल के कारण मेरे माँ बाप मुझे ताने मारते रहते हैं। इसे ही बेच देता हूँ, बहुत सारे पैसे मिलेंगे और इस बैल से पीछा छूट जाएगा। हाँ, लेकिन इसे बेचूं किसको? ऐसा कौन होगा जो इसे खरीदेगा? मुझसे मिलना चाहिए। रतन कुछ सोचकर भीमा के पास आता है। भीमा कसरत कर रहा था। भीमा को अपनी बातों में उलझाकर रतन भीमा को बिल्लू को बेच देता है। ठीक है, तुम्हारी बात सही है, ये लो पैसे। भीमा से नोटों की गट्टी लेकर भीमा अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। भीमा बिल्लू से दिन रात काम करवाकर अपना बदला लेने लगता है। इधर सरिता और रवि बिल्लू की याद में दुखी हो जाते हैं। पता नहीं रतन ने क्यों बिल्लू को बेच दिया, इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है वो? अब वो भीमा मेरे बिल्लू को वापस भी नहीं देगा। कुछ दिनों के बाद रतन मौज मस्ती करके लौट आता है। एक दिन वो भीमा के खेत में बिल्लू को काम करते हुए देखता है। उसे बिल्लू को हल खींचते हुए देखकर मन ही मन खुश हो जाता है। तभी क्या हुआ, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बिल्लू को काम करते हुए देख रहा हूँ। पहलवान जी, आप मुझे थोड़े और पैसे दे दीजिए, मैं बाद में चुका दूंगा। भीमा रतन को पैसे दे देता है। ऐसे ही रतन भीमा से बार बार पैसे लेता है और चुकाता नहीं है। फिर एक दिन भीमा अपने पैसे ना लौटाने की वजह से रतन को बहुत पीटने लगता है, उसे लाते मारने लगता है। ये सब देखकर बिल्लू भागकर आता है और भीमा को अपनी लाते और सींगों से मार मार कर बेहाल कर देता है। तभी सरिता और रवि भी वहाँ आ जाते हैं। देखा, बिल्लू ने उस दिन मुझे बचाया था और अब रतन को, उसी रतन को जिसने उसे बेचकर दुष्ट भीमा से पैसे लिए थे। हाँ बापू, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिल्लू को समझ ही नहीं पाया। इसने हर बार हमारी सहायता की है, लेकिन मैं हमेशा इससे जलता था। आज अगर बिल्लू समय पर नहीं आता तो ये भीमा मुझे मार ही डालता। मालिक, आपने मुझे बेच दिया, परंतु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपको नहीं भूला। हाँ बिल्लू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। चलो अब तुम घर चलो, मैं तुम्हें अब हमसे कभी अलग नहीं करूँगा और मेरी सभी बुरी आदतें छोड़कर बापू को काम में मदद करूँगा, उनका व्यापार बढ़ाने में उनका हाथ बटाऊंगा। रतन को बिल्लू का महत्व समझ आ जाता है और वो बिल्लू को अपना भाई मानने लगता है। सब बिल्लू को लेकर घर चले जाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं।